नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं हिंदी वर्तनी भ्रम निवारण। जैसा कि आपने पिछली कड़ियों में देखा होगा कि हम सब, हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी होने के कारण हिंदी में अपने आप को बहुत जानकार मानते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि हम बहुत सी अशुद्धियां करते हैं हिंदी में। बहुत से बिंदुओं पर हम भ्रम में आ जाते हैं और हम जाने अनजाने कुछ गलत प्रयोग करते रहते हैं। तो इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से मैं अपने सभी हिंदी प्रेमी मित्रों, साथियों को और अपने विद्यार्थियों को इस संबंध में अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार कुछ बातें बता रहा हूं और चाहता हूं कि वे सब इस पे और विचार करें और इसको और बेहतर बनाएं ताकि हम हिंदी का शुद्ध सटीक प्रयोग कर सकें। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हम हिंदी को ठीक से अपनाएं, शुद्ध रूप से उसका कार्य में प्रयोग करें, ताकि हिंदी के बारे में हम गर्व से कह सकें कि यह एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। इसमें सभी ध्वनियों को ठीक ठीक व्यक्त करने की क्षमता है। तो इन्हीं सब बातों की ओर मैं ध्यान दिलाता आ रहा हूं। और पिछली कड़ी में मैंने बात की थी अनुस्वार के संबंध में, और अनुस्वार को लेकर काफ़ी भ्रम हमारे मित्रों में, विद्यार्थियों में, साथियों में रहते हैं। और उसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी वर्तनी भ्रम निवारण कड़ी 7। और इसमें हम बात करेंगे अनुनासिकता के संबंध में, और अनुनासिक क्या है, इसका हिंदी में किस प्रकार प्रयोग होता है, इसमें भ्रामक बिंदु कौन से हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस कड़ी को, जिसमें हम ले रहे हैं हिंदी वर्तनी में अनुनासिक से संबंधित बातचीत। आप देख पा रहे हैं हिंदी वर्तनी भ्रम निवारण 7। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला को स्वर और व्यंजन 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और स्वरों का हम कई आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। जब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद देखते हैं तब हम पाते हैं कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्नुनासिक स्वर और एक अनुनासिक स्वर। अनुनासिक और अनु में जब नी उपसर्ग लग गया और विसर्ग हट गई तो आधे र में बदला और र अ में मिलकर र पूरा हो गया, तो बन गया निर्नुनासिक, अर्थात जिनमें अनुनासिकता ना हो, अर्थात जो हमारे सामान्य स्वरों का उच्चारण है वह बिना अनुनासिकता के होता है। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ओ औ, ये सारे के सारे स्वर हम सामान्य रूप से उच्चारित करते हैं। लेकिन इन्हीं सभी स्वरों को अनुनासिक स्वर के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि इन सभी स्वरों में अनुनासिकता भी संभव है। और हिंदी में हम बड़ी संख्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें इन स्वरों में अनुनासिकता का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए अ और अ का अंतर मैंने दिखाने के लिए कुछ मिलते जुलते शब्द रखने का प्रयास किया, ढूंढे हैं मैंने बहुत परिश्रम से सब जगहों से। सवार ये हम प्रयोग करते हैं, जैसे घुड़सवार है ना, घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, और एक संवार, यहाँ स के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा है जिसको हम चंद्र बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। और संवार का मतलब होता है संवारना, अर्थात किसी चीज को सुंदर बनाना, सजाना, उस अर्थ में सजना, संवरना आदि प्रयोग करते हैं, और हिंदी में हम इसका प्रयोग प्रायः करते हैं। दूसरा है आ, बाधा, रुकावट आदि के अर्थ में बाधा शब्द आता है। लेकिन बांधा, मैंने उसकी कलाई पर धागा बांधा, तो ये बांधा में आप देख रहे हैं वही जो आ यहां सामान्य आ था, यहां आ हो गया, बांधा, बांधा। ई सिलाई और ई सिंचाई। अब यह सिंचाई में अनुनासिकता है, लेकिन यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ई वही, ई वहीं, कहीं, कहीं, और यहां भी आप देख रहे हैं अनुनासिकता है लेकिन अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ नियम है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अगला शब्द आप देख सकते हैं उगली,
जैसे कोई चीज़ किसी ने उगल दी हो, उगल देना, उसने ये बात उगली, पुलिस ने उससे ये बात उगलवा ली, उसी में उगली। और उंगली, अंगुली भी होता है और उंगली भी होता है। ऊन और ऊंट, दोनों में ध्यान दीजिए, ऊन, ऊंट, ऊंट। ए से गाए और गाएं, मैंने कई गाने गाए, अब आप गाने गाएं। तो उच्चारण में अंतर देखिए, गाए और गाएं। है, लड़का घर जाता है, और लड़के घर जाते हैं। यहां भी देखिए, आप ध्यान दीजिए, अनुनासिकता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, लेकिन हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। हैं। ओष्ठ, संस्कृत में हम इसे कहते हैं ओष्ठ, और हिंदी में हम इसे कहते हैं होंठ। ओंठ भी कहते हैं, होंठ भी कहते हैं, इसमें अनुनासिकता है, चंद्र बिंदु है, ओंठ, और इसमें हम अनुस्वार से लिखते हैं औ। चौक, चांदनी चौक, और चौंक गया, वह उसे वहां देखकर चौंक गया। यहां भी अनुनासिकता है, चंद्र बिंदु है, और हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्द मैंने यहां पे ढूंढ के निकाले हैं। आक, आक एक पौधा होता है, आक, और आंक, किसी चीज को आंकना, किसी चीज का मूल्यांकन करना, इसी से आंकड़े बनता है शब्द, आंकना। आधी, आधा, आधे, आधी। आंधी, आ पे हमने अनुनासिक लगा दिया, आंधी। बाट, जो तौल के लिए बाट का प्रयोग होता है, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, वहां भी बाट शब्द का अनेकार्थी में प्रयोग आता है। और आता है बांट, बांट देना, डिवाइड करना, अलग अलग लोगों के बीच में किसी चीज को बांट देना, बांटना। मास, कार्तिक मास, चैत्र मास, सभी मास, महीना। और मांस, जो मांस, मांसाहारी, मांस को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। सांस, सांस, अनुनासिकता से सांस। तो अनुनासिकता का प्रयोग ना करने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए इस चंद्र बिंदु का, इस अनुनासिकता का प्रयोग बहुत सावधानी से, सजगता से करना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ बातें अनुनासिकता से संबंधित चाहता हूं, जिन्हें आप नोट कर लें, आप इन बातों को लिख कर भी रख लें, जिससे कि आपको कभी भी परेशानी ना हो इस संबंध में। आप देख सकते हैं, मैंने प्रयास किया है कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि अनुस्वार का संबंध व्यंजन से होता है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं काफी विस्तार से। अनुनासिक का संबंध स्वरों से है, जैसा अभी मैंने बताया, अनुनासिक का संबंध स्वरों से है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, हालांकि अनुनासिक शब्द या अनुनासिकता का प्रयोग संस्कृत से मिलता है, संस्कृत में विद्यमान है, और वैदिक संस्कृत में इसका बहुत प्रयोग होता था। लौकिक संस्कृत में थोड़ा सा प्रयोग कम हो गया, किंतु वहां भी उपलब्ध है, और इसमें बहुत आगे भेद उपभेद भी होते हैं। किंतु हम यहां देख रहे हैं कि अधिकतर शब्द जो यहां पर हिंदी में प्रयोग होते हैं, जिसमें अनुनासिकता है, वे अधिकतर शब्द तद्भव शब्द हैं, तत्सम से तद्भव में आए हुए शब्द हैं। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अनुनासिकता हिंदी में बहुत अधिक प्रयोग होती है, और अधिकतर तद्भव शब्दों में आप अनुनासिकता का प्रयोग पाएंगे। तत्सम शब्दों में मेरी जानकारी में ऐसे उदाहरण अभी तक नहीं आए हैं, होंगे जरूर, संस्कृत के विद्वान जानते होंगे, लेकिन प्रायः उनका प्रयोग हम नहीं करते हिंदी में। तो हिंदी में जब भी अनुनासिकता कहीं भी प्रयोग हो रही है, सारे उदाहरण देखेंगे आप, ये सारे उदाहरण हिंदी के हैं, तद्भव शब्दों के हैं, तत्सम के नहीं हैं, संस्कृत के नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में यह अनुनासिकता जो है ये महत्वपूर्ण होती चली गई, क्योंकि यदि संस्कृत में अनुनासिकता इतनी महत्वपूर्ण होती तो अवश्य ही इसको वर्णमाला में स्थान दिया गया होता। लेकिन जो वर्णमाला हम पढ़ते आए हैं
उसमें हमने देखा कि स्वरों के बाद अंग अह, अंग यानी अनुस्वार, अह मतलब विसर्ग, लेकिन वहां नहीं था। तो जब हमने अयोगवाह में अंग अह को रखा तो वहां तीसरे अयोगवाह के रूप में इस को, चंद्र बिंदु वाले को भी हमने रख दिया और चंद्र बिंदु के माध्यम से इस का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि अनुस्वार का जब प्रयोग करते हैं तो है बिंदु के रूप में करते हैं शिरोरेखा के ऊपर, और अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। दूसरी बात, ये अनुनासिकता वास्तव में कोई अलग स्वर नहीं है, ये स्वरों का ध्वनि गुण है। इन स्वरों को हम जब नासिका की प्रयोग से उच्चरित करते हैं तब ये स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्वरों के उच्चारण में नाक यानी नासिका का प्रयोग होने पर अनुनासिक बन जाते हैं। तो नासिका शब्द संस्कृत का, इसको नाक कहते हैं हम हिंदी में। इसके बाद ये अनुनासिक चिन्ह जो है स्वर की मात्रा के ऊपर लगाया जाता है, आ, जू आदि शब्द रूपों में। लेकिन जब किसी स्वर की मात्रा, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जब किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तब वहां अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का, अनुस्वार का प्रयोग किया। तो जो देखने में अनुस्वार लगता है नहीं अनुस्वार, अनुनासिक है। तो मैंने अभी आपको जब यहाँ उदाहरण दिए थे तो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे सिंचाई ई इन दोनों की मात्रा आपको मालूम है शिरोरेखा के ऊपर लगती है, तो यहां भी अनुनासिक है। और अगर आप 1920-30 के आसपास की पुस्तकें देखेंगे छपी हुई, जो छापे खाने में छपती थी उस समय, वहां आपको कहीं कहीं ये चंद्रबिंदु मिलेगा, यहां पर वहीं कहीं नहीं, इन सब में। तो इन यहां ई की मात्रा आ रही है शिरोरेखा के ऊपर, उसके बाद ए की मात्रा और औ की मात्रा, यानी 6 मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर आ रही हैं स्वरों की। उन सभी में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देखने में आता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया हैं, ओंठ, चौंक, और भी अभी शब्द आपको मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा के साथ बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग कब से क्यों होने लगा यह भी आपको जानना चाहिए इस समय। वास्तव में टाइपराइटर के आने के बाद पहली बार इस तरह की कई समस्याएं आई जिनके कारण वर्तनी में परिवर्तन करने पड़े। टाइपराइटर में आपको मालूम है एक विशेष स्थान पर ही जाकर के चीज छपती है, लगती है, दिखाई देती है। तो जो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है वहां पर अनुनासिक को लगाने से परेशानी होती थी, वहां पर थोड़ा सा अस्पष्टता आ जाती थी। इसलिए मानक वर्तनी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा तैयार की जाती है उसमें यह छूट दी गई कि चूंकि शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा होने पर अनुनासिक चिन्ह लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार से काम चला लिया जाए। तो ये काम चलाने वाली स्थिति है। और वहीं उन्होंने यह भी निर्देश दिया है उस वर्तनी की जो पुस्तिका है कि जहां छोटे बच्चों को, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को अनुनासिकता सिखानी अपेक्षित है, वहां इन मात्राओं के साथ अनुनासिकता लगाई जाए, चिन्ह लगाए। जैसे मैंने वहीं में यहाँ लगा के दिखाया आपको, सिंचाई में मैंने अनुनासिक चिन्ह लगाया है, ओंठ में लगाया है, चौंक में लगाया है, हैं में लगाया है। इस प्रकार यहाँ भी अनुनासिकता का चिन्ह बच्चों को, छोटे बच्चों को लगाकर दिखाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि ये अनुस्वार नहीं है। बच्चों को लगता है कि अनुस्वार है ये, और इस कारण बहुत भ्रम हुआ। इसी कारण मनमाने प्रयोग शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी छूट दे दी तो बाकियों में भी छूट ले ली लोगों ने। आजकल आप देखते होंगे माँ, पिता, माँ, पांच, दांत, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनमें मात्रा शिरोरेखा के ऊपर नहीं जा रही, वहां भी चंद्रबिंदु के स्थान पर बड़ी संख्या में लोग पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में अनुस्वार का प्रयोग करने लग गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? समाचार पत्रों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए जल्दी में उन्हें कठिनाई होती है ये याद रखने में कि कहाँ अनुनासिक लगेगा चंद्रबिंदु और कहाँ अनुस्वार लगेगा बिंदु। तो उन्होंने शायद ऐसा बना लिया कि ठीक है, सब जगह अनुस्वार से काम चला लीजिए। लेकिन इसकी देखा देखी अन्य पत्रिकाओं ने, जो मासिक हैं, त्रैमासिक हैं, पुस्तकें, उन्होंने भी यही प्रचलन कर दिया। इससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।
मनमाने प्रयोग देखने में आ रहे हैं जो उचित नहीं हैं, जिनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सभी स्वर जिनकी मात्रा ऊपर नहीं जाती है वहां अनुनासिक लगना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ और उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे अंधकार शब्द है, तत्सम अंधेरा बन गया उससे हिंदी में। आंच, ऊंचा, कुआं, मुंह, पूंछ, जाएं, जाऊं, लड़कियां, नदियां, खिड़कियां, जितने भी इस तरह के प्रयोग हैं जिनके अंत में या का प्रयोग है, उन सब में चंद्र बिंदु होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बहुवचन में दीर्घ स्वर का प्रयोग हो रहा हो, हमेशा वहां चंद्र बिंदु ही पाया जाता है, अनुस्वार नहीं होता। और देखिए, नहीं, मैंने यहां लगाया अनुनासिक चिन्ह, फिर मैंने लिखा यहां पर अनुस्वार। में, घर में, यहां भी अनुनासिकता है, लेकिन हम काम चला रहे हैं अनुस्वार से। मैंने अभी बताया इन स्वर की, इनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लग रही हैं। मैं, होंठ, इनमें भी अनुनासिकता है सब में। एक शब्द की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं। आज से लगभग 100 साल पहले जो पुस्तकें लिखी जाती थी उनमें एक प्रयोग था जावेंगे, आवेंगे, खावेंगे, इस तरह के, चले जावें, घर आवें। अभी भी कई क्षेत्रों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 1950, 60, 80 तक आते आते जावेंगे के स्थान पर जाएंगे वाले प्रयोग ज़्यादा मान्य होते चले गए। तो हिंदी में जो मानक हिंदी बनी उसमें जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, लाएंगे, पाएंगे जैसे प्रयोग आ गए। और 1980 के बाद आते आते 2000 तक आते आते हमने देखा कि धीरे धीरे उच्चारण में य का लोप होता चला गया। अब इन शब्दों में जाएंगे के स्थान पर जाएंगे मानक है, और जाएंगे में हमें अनुस्वार लगाया था, लेकिन जाएंगे में हम अनुनासिक लगा रहे हैं। इसका कारण भी कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि यह क्या हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहां य में जो ए है जुड़ा हुआ, उसकी मात्रा ऊपर आती है, ए की मात्रा, इसलिए यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया अनुनासिक के स्थान पर। यहां देखिए, अनुनासिक होना चाहिए अनुस्वार से। लेकिन जब हम जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, चले जाएं, आएं, लाएं, पाएं, इस तरह के प्रयोग करेंगे तो अब यहां पर मात्रा नहीं है, केवल ए स्वर है। इसलिए यहां पर अनुनासिक का प्रयोग होना ही चाहिए, बिंदी से काम नहीं चलाना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है देखकर कि हमारे साथी हिंदी में संदेश अगर भेजते हैं, शुभकामनाएं, लगभग 90 से 95% जो संदेश आते हैं उनमें शुभकामनाएं शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जो बिल्कुल अशुद्ध है, अमानक है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस तरह के संदेशों को बिल्कुल आगे ना भेजें जब तक कि संशोधित रूप करके आप उनको ठीक ना कर लें। किसी भी अशुद्ध संदेश को आगे भेजना जिसमें वर्तनी की अशुद्धियां हों, यह हम सबको शोभा नहीं देता, विशेष तौर पे उन लोगों को जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी के पत्रकार हैं, हिंदी के संपादक हैं। सामान्य लोग जिनको ज्ञान नहीं है वे ऐसी गलती करें तो समझ में आती है, लेकिन दुख तब होता है जब हिंदी के विद्वान, हिंदी के साथी, हमारे जानकार, वे भी इस तरह के संदेशों को अंधाधुंध आगे भेजते हैं। तो कृपया किसी भी संदेश में जो व्हाट्सएप पर आते हैं या कहीं और आते हैं, अगर आप वर्तनी की अशुद्धि देखें तो उस वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने के बाद ही उसे अग्रेषित करें, अन्यथा हम एक अपराध, एक गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गलतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सभी से। और शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि तत्सम से तद्भव में किस तरह से अनुनासिकता बढ़ी है। चंद्र तत्सम शब्द है, चांद तद्भव है, पंच तद्भव है, पांच तद्भव है, पंच तत्सम है, पांच तद्भव है, दंत तत्सम है, दांत तद्भव है, कंटक तत्सम, कांटा तद्भव, ग्रंथ तत्सम, गांठ तद्भव, जंघा तत्सम, जांघ तद्भव। ये हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमने अभी ऊंट शब्द कहा था मैंने यहाँ पर, आप उष्ट्र, संस्कृत में उष्ट्र, और यहाँ पे हिंदी में है ऊंट। संस्कृत में ओष्ठ, हिंदी में ओंठ। इस प्रकार के प्रयोग ये बताते हैं कि अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिकता का प्रयोग हिंदी में बढ़ने लगा है तद्भव शब्दों में,
और अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई तत्सम शब्द नहीं आया है जिसका हम प्रयोग करते हैं और वहाँ अनुनासिकता हो, सिवाय एक ओम शब्द है, वह अपने आप में एक अलग शब्द है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। वहाँ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग देखते हैं। आगे देखें कैसे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर पड़ जाता है। हंस, हंस, ये उदाहरण आपने प्रायः देखा होगा। हंस एक पक्षी है और हंस का मतलब क्रिया है। कई बार आपने देखा होगा पत्रिकाओं में चुटकुले छपे होते हैं, शीर्षक दिया होता है देखो हंस ना देना। कितना अटपटा लगता है। हंस तो पक्षी है। हंस कहां से दिया जा सकता है, और वैसे भी हंस दुर्लभ होता जा रहा है। होना चाहिए देखो हंस ना देना। इसी प्रकार बहुत अखरता ऐसा प्रयोग, उसको हंसी आ गई। हंसी कहां से आ जाएगी, हंस तो आता नहीं है, और वैसे भी हंस का स्त्रीलिंग हंस नहीं होता है, हंसी नहीं होता, तो हंसी तो कोई शब्द ही नहीं है। तो हंसी कहां प्रयोग कर देते हैं हम। हंसने लगे, उसको देख के सब लोग हंसने लगे। हंसने कैसे लगे, हंसने लगे। अटपटा प्रयोग, अर्थ का अनर्थ और चुभने वाला प्रयोग। तो कृपया इस तरह के प्रयोगों को आप बढ़ावा न दें, और जहां भी ऐसे प्रयोग दिखें उन्हें शुद्ध रूप में लिखें। चंद्र बिंदु से ही ये सारा, संस्कृत में हास, हास्य होता है, हिंदी में हंस, हंसी, हंसना, हंसेंगे, हंस रहा था, हंसना, इस तरह के प्रयोग मिलते हैं। दूसरा शब्द रंभा। आपको मालूम है इंद्र के दरबार में अप्सरा थी रंभा। और एक है रंभाना, रंभा, गाय रंभा रही है। तो गाय भैंस आदि जो आवाज निकालती हैं उसे कहते हैं रंभाना। रग, ध्यान दीजिए, मैंने एक ऐसा उदाहरण ढूंढ निकाला है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, फिर अनुस्वार का प्रयोग है, फिर अनुनासिकता है। रग, हमारी जो नसें हैं उसको कहते हैं रग। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। इसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया हमने, बन गया रंग। लाल रंग, काला रंग, हरा रंग, और रंग, मैं उसके रंग में रंग गया। मीरा कृष्ण के रंग में रंग गई, रंग में रंग गई। तो ये रंग, ये जो रंग है ये क्रिया रूप है, ये जो रंग है ये संज्ञा शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुस्वार और नासिक के अंतर से कैसे शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और उच्चारण, लेखन, अर्थ, तीनों स्तरों पर अंतर है। तो बहुत सजग होकर के इनका प्रयोग आपको करना है। ये नहीं कि कहीं मर्जी बिंदी लगा दीजिए, कहीं मर्जी आप चंद्र बिंदु लगा दें। ये मनमानी, यह अराजकता हिंदी संस्कृत में स्वीकार्य नहीं होती। और उदाहरण देखिए, बंद, बंदी और बांदी। ध्यान दीजिएगा, बंद, दरवाजा बंद हो गया, बंदी गृह, उसको बंदी बना लिया गया, और वह उसकी बांदी थी। बांदी आपको मालूम सेविका के अर्थ में प्रयोग होता है, बांदी। तो यहां पे अनुनासिकता है। गंध, सुगंध, दुर्गंध, इसमें जब उपसर्ग जुड़ जाते हैं। गंध मतलब किसी भी तरह की बू, उर्दू में बू कहते हैं, खुशबू, बदबू। तो गंध से बनता है गंधी। पहले पुराने समय में गंध इत्र को भी कहते थे, और गंध बेचने वाले को गंधी कहा जाता था। तो जो गंध बेचते थे वे गंधी कहलाते थे, क्योंकि वे गंध को लेकर के विक्रय करते थे। लेकिन जो गांधी शब्द है, गांधी शब्द में आप ध्यान दीजिए अनुनासिकता है। हम गांधी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी न नहीं उच्चारण होता, यहाँ पे अनुनासिकता है। और बहुत सी पुस्तकों में ये भ्रम मौजूद है। बड़े बड़े आयोजन हुए, पिछले साल गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, और ये कहीं अनुनासिकता का और कहीं अनुस्वार का प्रयोग पाया गया। मेरा यह मत है कि यहाँ अनुनासिकता होनी चाहिए, क्योंकि उच्चारण में अनुनासिकता है और गंधी और गांधी में अंतर है। और यही स्थिति गांधी, बांदी, बांधी, इनमें भी आप देख सकते हैं कि इन सब में अनुनासिकता है। बांधी, बांध, बंध, बंध से बंधन बनता है, बांध बनाया जाता है नदी पर, अनुनासिकता है। और मैंने राखी बांधी, तो यहाँ पर आप देखते हैं अनुनासिकता है। तो जैसे बांधी है वैसी गांधी है, वैसी चांदी है, वैसी बांदी है। चांदी, बांदी, गांधी, बांधी, इन सब में आप देख रहे हैं अनुनासिकता है। ऐसे मंद, धीमा, मंदी, मंदी आ गई बाजार में, और मांद, शेर की मांद,
अनुनासिकता है। तो इन उदाहरणों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों भिन्न हैं और इनमें मनमाने प्रयोग की छूट नहीं दी जा सकती है। कुछ कारणों से कुछ नियम बना कर के छूट दी गई थी, लेकिन उस छूट को हम मनमाने तरीके से अपनाकर अराजकता की स्थिति ना लाएं, यह मेरा आप सभी से अनुरोध है। और मुझे आशा है कि अनुनासिकता को लेकर आपके कुछ भ्रम अवश्य ही दूर हुए होंगे और आप और बेहतर प्रयोग अनुनासिकता का भविष्य में कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो या कहीं कोई और भी भ्रम हो या आप किसी बात से सहमत ना हो, तो आपको पूरा अधिकार है असहमति व्यक्त करने का। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर डॉक्टर रवि शर्मा मधुप नाम से आप सब जानते हैं, परिचित हैं, ये YouTube चैनल चल रहा है, वहाँ पर आप अपनी बात लिख करके मुझे बता सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसका उत्तर भी दूं यदि कोई जिज्ञासा हुई आपकी। और अन्यथा हम कार्यशालाओं में लगातार इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। तो मित्रों, यह मेरी आज की कड़ी अनुनासिकता को लेकर आपको कैसी लगी, और इस संबंध में जो भी आपकी जिज्ञासाएं या जो प्रश्न या जो सुझाव हों उनका मैं स्वागत करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इस चैनल को आप लोकप्रिय बना रहे हैं और बड़ी संख्या में नए नए साथी जुड़ रहे हैं। 300 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसके, जबकि आप देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की उत्तेजक सामग्री, किसी प्रकार की सनसनी फैलाने वाली जानकारियाँ, इस तरह की कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं होती कि एक सप्ताह में ये करना है, 2 दिन में ये अंतर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी कोई जानकारी इसमें नहीं होती है। तो शुद्ध रूप से ज्ञान, शुद्ध रूप से विचार, शुद्ध रूप से भाषा के परिष्कार और साहित्य के बिंदुओं को चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है। तो आप देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।